रैपिड रिवीजन सीरीज आप सभी को इतनी पसंद आ रही है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का रैपिड रिवीजन। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो इस चैप्टर में आपके मार्क्स नहीं कट सकते। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूं एक इंपॉर्टेंट बात। अगर आपने अभी तक हमारे ह्यूमैनिटीज के प्रीमियम नोट्स परचेस नहीं करे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। इन नोट्स से आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और वहीं से आप इन्हें एक्सेस भी कर पाएंगे। तो ज़रूर से कर लीजिए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्रीमियम नोट्स हैं, कुछ भी स्किप नहीं करा गया है। अब चलिए सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। 14-15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को इंडिया को आज़ादी मिली और इसी दिन नेहरू जी ने अपनी बहुत ही फेमस स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी दी थी। आप सभी को नाम पता होगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। इस समय दो ऐसे हमारे गोल्स थे जिस पर सबने अग्री करा था। पहला था कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, मतलब लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होंगे, लोगों के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। और दूसरा है बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स, मतलब अगर कोई गरीब है तो उन पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, सबके लिए हम काम करेंगे, क्वालिटी प्रमोट करेंगे। किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, हर किसी का बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन इस समय हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो चैलेंज क्या था? पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। ये अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ ऐसा वायलेंस था और बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिला था। आगे अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 3 चैलेंजेस ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया फेस कर रहा था। ये क्वेश्चन आता है तो इसे आप बर्ड से याद कर सकते हैं। सबसे पहला, बेनिफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भाई सबका बेनिफिट करना है, डेवलपमेंट करना है। इंडिया बहुत पीछे है, इसे अभी बहुत आगे लेकर जाना है, ग्रोथ पर फोकस करना है। दूसरा, यूनिटी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ डाइवर्सिटी। बहुत ही डाइवर्स हमारा नेशन है, बहुत ही अलग अलग कल्चर, रिलीजन के लोग हमें देखने को मिल जाते हैं। सबकी रिस्पेक्ट करना है, गरीबों को आगे बढ़ाना है, सबकी भलाई करना है, ये इंडिया का मेन एम था। इंडिया को यूनाइटेड रखना है और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना है। एक डेमोक्रेटिक वे में हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर हम बात करते हैं प्राइमरी चैलेंज क्या था, मेन किस चीज पर हम फोकस कर रहे थे, वो था यूनिटी और सिक्योरिटी। ये दो चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमें पॉवर्टी को सबसे पहले एरेडिकेट करना था, इसको खत्म करना था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया बहुत पीछे था। तो ये दो चीज हमारी टॉप प्रायोरिटीज थी, याद रखिएगा। फिर भाई जब हम ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं उसमें हुआ पार्टीशन। पार्टीशन के बाद 2 नेशन बन गए, एक हमारा इंडिया और एक हमारा पाकिस्तान। जो मुस्लिम लीग थी उसने 2 नेशन थ्योरी दी थी, याद रखिएगा, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। इस थ्योरी में इन्होंने ये स्टेट करा था कि इंडिया में 2 टाइप के लोग हैं, हिंदूज और मुस्लिम, और इसलिए मुस्लिम लोगों के लिए हमें एक अलग से कंट्री चाहिए, पाकिस्तान। इसलिए इन्हें पाकिस्तान की डिमांड करी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्हें सेपरेट कंट्री मुस्लिम्स के लिए चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपोज करा था। कांग्रेस ने बोला था नहीं, सबको साथ में एक साथ रहना चाहिए। अब जब यहां पर बात पार्टीशन तक पहुंच गई तो हमने रिलीजियस मेजोरिटीज वाले प्रिंसिपल को अपनाया, मतलब वो एरियाज जहां पर मुस्लिम की मेजोरिटी है वो पाकिस्तान बनाएंगे और बाकी बचा हुआ हमारा इंडिया रहेगा। लेकिन ये बहुत ही पेनफुल, बहुत ही मुश्किल था इंप्लीमेंट करने के लिए। यहां पर 4 बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छे से याद रखिए, ये आपको लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया। क्या प्रॉब्लम थी? पहला, कोई भी ऐसा सिंगल बेल्ट नहीं था जहां पर हमें मुस्लिम मेजॉरिटी देखने को मिल जाती है ब्रिटिश इंडिया में। दूसरा, वो एरिया जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है भी, जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाह रहे थे। कई ऐसे मेजॉरिटी वाले रीजन थे मुस्लिम के जो इंडिया में रहना चाह रहे थे। फिर 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, पंजाब और बंगाल, उसमें भी ऐसा लार्ज एरियाज थे जहां पर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। तो मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज में भी छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स थे जहां पर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, उनकी प्रॉब्लम। और माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम, दोनों बॉर्डर के साइड्स में माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। लाखों की संख्या में से हिंदू और सिख थे जो पाकिस्तान में ट्रैप हो गए थे, और लाखों मुसलमान भी थे जो इंडिया में ट्रैप हो गए थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि क्या आउटकम्स हमें देखने को मिले। पहला कॉन्सिक्वेंस निकल कर आता है, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता कम्युनल जोन्स बन गए, दंगे फसाद हुए, आपस में रिलीजन के लोग आपस में लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग मारे गए। माइनॉरिटीज को भाई मजबूरी में रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। विमेन के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा था,
था, एब्डक्शन मतलब उनका अपहरण हो रहा था, रेप हो रहा था, उनका रिलीजन कन्वर्ट कराया जा रहा था फोर्सफुली, तो बहुत सिचुएशन खराब थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए थे, डिवीजन हो रहा था, मतलब टेबल्स, चेयर्स, जो मिलिट्री के बैंड्स वगैरह के इंस्ट्रूमेंट थे उनका तक सेपरेशन हुआ, डिवीजन हुआ। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, रेलवेज के ऑफिशियल्स थे, उनका भी बंटवारा हुआ। बहुत सारे राइटर्स, पोएट्स ने बोला डिवीजन ऑफ हार्ट्स, तो डिवीजन देखने को मिल रहा था, प्रॉपर बंटवारा इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रहा था। 80 लाख पीपल ऐसे थे जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो माइग्रेट करे, और 5 से 10 लाख लोग ऐसे थे जो मारे गए। इतना वायलेंस हमें देखने को मिल रहा था इस पार्टीशन के चक्कर में। फिर मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर हम इंडिया में बात करते हैं 1951 में, तो वो 10 से 12% थी। तो ऐसा नहीं है कि पार्टीशन हो गया तो सारे मुस्लिम वहां पर चले गए। तो इंडिया के लीडर्स ने बोला भाई कि हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के भी राइट्स के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको इंडिया में सेफ फील ना हो, तो उनके प्रोटेक्शन की बात करेंगे, उनके वेलफेयर की भी हम बात करेंगे। तो हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, इंडिया में कोई भी रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करी जाती है। हमारे यहाँ हर कोई एकदम इक्वली ट्रीट करा जाता है, साफ साफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें मेंशन्ड हैं। अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में लिख दीजिए वाओ भैया मजा आ गया। इसी बहाने यूट्यूब इस वीडियो को थोड़ा पुश कर देगा। अब गांधी जी के सेक्रीफाइस की बात कर लेते हैं। गांधी जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया इंडिया को आज़ादी दिलाने में, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करा। वो कोलकाता में थे क्योंकि वहाँ कम्युनल वायलेंस हमें देखने को मिल रहा था, उसे ठीक करने की वो कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बोला कि वायलेंस वगैरह मत करिए, पीसफुली रहिए। गांधी जी ने बहुत इसके लिए काम करा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पीस रहा और बहुत सारे राइट्स वगैरह हमें देखने को मिले। गांधी जी का ये भी कहना था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होना चाहिए, मुस्लिम के राइट्स की भी इन्होंने बात करी। इंडिया ने बोला हुआ था कि भाई कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट करी थी पाकिस्तान को, तो गांधी जी ने बोला उसको भी हमें ऑनर करना चाहिए, मुकरना नहीं चाहिए अपनी बातों से। अब लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि गांधी जी पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी के मोरल्स थे, वैल्यूज थी, उन्होंने बोला जो प्रॉमिस करा है वो निभाना चाहिए। अब ये एक्सट्रीमिस्ट को ये चीजें बाद में पसंद नहीं आई और इसी के चलते 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया। बहुत सारे लोग जिन्होंने गांधी जी के बारे में पढ़ा नहीं, नाथूराम जी के बारे में पढ़ा नहीं, वो नाथूराम को मसीहा बनाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन रियलिटी इससे कोसों दूर है। इसके बाद जैसे ही गांधी जी की डेथ हुई, एकदम से वायलेंस वगैरह रुकने लग गया, पूरे देश में शांति आ गई, लोगों को सदमा भी लगा। इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रॉब्लम इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस तो थे साथ में, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स भी थे, मतलब वो स्टेट्स जिन्हें राजा महाराजा रूल करते थे। हाँ, इन्होंने ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी एक्सेप्ट करी थी, मतलब उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करी थी, उनके इन्फ्लुएंस में ही काम करते थे, लेकिन फिर भी राजा महाराजा थे। 1/3 जो ब्रिटिश इंडिया का लैंड था वो प्रिंसली स्टेट्स का था और 1/4 इंडिया की पॉपुलेशन प्रिंसली स्टेट्स में ही रहती थी। अब ब्रिटिशर ने क्या करा भाई, इंडिया को छोड़ा, लेकिन इनको ऑप्शन दे दिया कि या तो इंडिया पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो आप, या आप अपनी आज़ादी ले लो। इससे इंडिया को बहुत प्रॉब्लम थी, हमारी यूनिटी पर ठेस पहुंच सकती थी, हमारी यूनिटी प्रॉब्लम में जा सकती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, इनके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। ये आज़ादी चाह रहे थे। तो यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, सबसे पहले एक नाम तो हमें पता होना ही चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये डिप्यूटी पीएम थे, हमारे होम मिनिस्टर थे। इन्होंने एक हिस्टोरिकल रोल प्ले करा था। इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के साथ नेगोशिएशन करा और इसके बाद ज़्यादातर ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। अब इंडिया ना 3 कंसिडरेशन को दिमाग में रख के अपनी अप्रोच को आगे बढ़ाता था जब भी प्रिंसली स्टेट्स की बात आती है। पहला कि प्रिंसली स्टेट्स के ज्यादातर लोग इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल है, मतलब अगर कोई प्रिंसली स्टेट ऑटोनॉमी चाहती है, अपने स्पेशल पावर्स चाहती है, कुछ भी चाहती है, तो हम फ्लेक्सिबल हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हमने पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, आपको पता है, जिसके बाद कितनी प्रॉब्लम हुई थी। फिर हमारा मेन यही है भाई, इंटीग्रेशन, कंसोलिडेशन, मतलब इंडिया को हमें एक करके रखना है, जोड़कर रखना है, ये बहुत जरूरी है। ये हमारी सुप्रीम इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि इंडिया ने पार्टीशन देख लिया है कि पार्टीशन से कितनी हमें प्रॉब्लम हुई है। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले अगर हम जूनागढ़ की बात करते हैं तो यहां की प्रॉब्लम तो प्लेबिसाइड से ही सॉल्व हो गई थी। प्लेबिसाइड मतलब क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेकर पूरी पॉपुलेशन से वोट करवा लेना कि अब इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं या फिर नहीं बनना चाहते। मेजॉरिटी ने बोला बनना चाहते हैं, तो ये इंडिया के साथ जुड़ गया। इसके बाद हैदराबाद की बात करते हैं तो देखिए, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था ये हमारा, निजाम इसे रूल करते थे और ये इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे। इन्होंने नवंबर 1947 में इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, ये भैया थोड़ा शांत हो जाइए एक साल के लिए, पहले देख लेते हैं कैसे क्या करना है, सोचने का टाइम दीजिए, वो साइन करा।
लेकिन यहाँ के जो लोग थे, स्पेशली अगर हम विमेन की बात करते हैं, पेजेंट्स की बात करते हैं, ये बहुत परेशान थे क्योंकि जो निज़ाम का रूल है ना वो बहुत ही ऑप्रेसिव था, इन्हें परेशान करता था। कम्युनिस्ट जो भी लोग थे और हैदराबाद की कांग्रेस थी वो एकदम सामने खड़े हो गए और इन सब ने मिलकर प्रोटेस्ट करा। ठीक है, प्रोटेस्ट के बाद जो इनकी पैरामिलिट्री फोर्स थी, उन्हें हम रजाकर्स बोलते हैं, इन्होंने लोगों को सप्रेस करना चालू करा, लोगों को मारा पीटा, बहुत वायलेंस इन्हें करा। इसके बाद सितंबर 1948 में इंडिया की आर्मी ने इंटरफेयर करा और हैदराबाद को आज़ादी दिलवाई और इंडिया से इसको ज्वाइन कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है। फिर मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ के महाराजा का नाम था बोधा चंद्र सिंह। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इंडिया के साथ साइन करा था। इसका मतलब क्या होता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, लेकिन इन्होंने इंडिया से यह एश्योरेंस लिया था कि इनकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो बनी रहेगी, मतलब इंडिया इनके इंटरनल अफेयर में टांग नहीं अड़ाएगा। ठीक है, ये बात हुई। 1948 जून में यहां पर हमें इलेक्शन देखने को मिले। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसको याद रखिएगा। और ये इलेक्शन लोगों के डिमांड के कारण ही हुए थे। जो मणिपुर की कांग्रेस थी वो मर्जर चाहती थी इंडिया के साथ, लेकिन बाकी पार्टीज इसे अपोज करते थे। सितंबर 1949 में इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ भी करके महाराजा को मना लिया और मर्जर अग्रीमेंट साइन करा लिया और इसको भी इंडिया का पार्ट बना लिया। लोगों को इससे बहुत सदमा लगा था। इसके बाद बहुत लफड़े भी हुए थे। अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात कर लेना चाहिए। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई इंटरनल बाउंड्रीज हम स्टेट्स की कैसे बनाएंगे। ब्रिटिशर आए, उन्होंने जो एरिया कैप्चर करा उसको एक प्रोविंस बना लिया, फिर जो कैप्चर करा उसको बना लिया। अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने काम करा था, लेकिन इंडिया को इस चैलेंज से डील करना था। तो हमने बोला कि जो हमारी बाउंड्रीज रहेंगी ना वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर रहेंगी। अगर हम पुरानी कांग्रेस की बात करते हैं तो उनके भी जो ग्रुप्स थे वो ऐसे ही बनते थे, भाषाई, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई बेसिस पर बनते थे। तो उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने बोला कि हमारे स्टेट्स भी लैंग्वेज को देखकर बनाए जाएंगे। हुआ ये, विशाल आंध्र मूवमेंट आगे वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे भी। तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज थे उन्हें डिमांड करा कि उन्हें मद्रास से हटाकर एक अलग स्टेट में डाला जाए, आंध्र, सेपरेट आंध्र स्टेट बनाया जाए। पोती श्रीरामलू हमारे इंडिया के एक बहुत ही फेमस सोशल एक्टिविस्ट रहे। ये एक इंडेफिनाइट फास्ट पर बैठ गए और उसके बाद 56 डेज बाद इनकी डेथ हो गई। और इसके बाद फिर भाई बहुत अनरेस्ट, वायलेंस हमें आंध्रा रीजन में देखने को मिला, जिस चक्कर में हमारे पीएम ने दिसंबर 1952 में अनाउंस करा कि भाई हम एक सेपरेट आंध्रा स्टेट फॉर्म कर रहे हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात करते हैं, 1953 में फॉर्म करा गया। बोला गया कि भाई स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है। इन्होंने यही एक्सेप्ट करा कि जो बाउंड्रीज हैं हमारी वो लैंग्वेज की बाउंड्रीज होंगी, हम लैंग्वेज को देखकर स्टेट्स बनाएंगे। इसी के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, जिसके बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिले। इसके बाद हमारी यूनिटी और स्ट्रांग हो गई और हमें और ज्यादा प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिला। लोग डर रहे थे कि ये करने से कहीं हमारा नेशन डिवाइड ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत ही डेमोक्रेटिक हमारा ये प्रोसेस था, बहुत अच्छे से सारी चीजें ये हुई। तो ये डेट्स है, 1960 में महाराष्ट्र गुजरात क्रिएट हुआ, 1966 में पंजाब क्रिएट हुआ, हरियाणा हिमाचल को सेपरेट करा गया, 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड दिया गया, 72 में मेघालय मणिपुर त्रिपुरा स्टेटहुड, फिर 87 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड, 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, 2014 में तेलंगाना को स्टेटहुड मिला। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन भी मैं छोड़ रहा हूं कि जो हमारा मेघालय है इसको किस स्टेट से निकालकर अलग स्टेट बनाया गया था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। पसंद आया तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ऊपर एंड स्क्रीन में पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूं। इस वीडियो के लिए इतना ही, सपोर्ट करते रहिए। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साइनिंग ऑफ गुरु भैया।